हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 6 और आज का हमारा टारगेट रहेगा ग्रीन केमिस्ट्री। तो जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, हाउ वी कैन सिंथेसाइज एडिपिक एसिड एंड पैरासीटामोल। दोनों ही रूट्स हम डिस्कस करेंगे, यानी कन्वेंशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो यूज किया जाता है और ग्रीन मेथड जो हम यूज करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एंड पैरासीटामोल। और लास्ट में हम देखेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं, सोसाइटी पे उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। ग्रीन केमिस्ट्री होता क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री, जिसको कि सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा गया है, ग्रीन केमिस्ट्री को सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा गया है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? जो कि सस्टेन की जा सके फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ग्रीन केमिस्ट्री या सस्टेनेबल केमिस्ट्री क्या होती है? ये वो एरिया है केमिस्ट्री का जो कि फोकस करता है प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग पे बाय एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द यूज एंड जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। यानी कि जो भी हम केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनमें हम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस का यूज ना करें और ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाएं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि हैजार्डस होते हैं। इस ब्रांच को हम रेफर करते हैं केमिस्ट्री की ग्रीन केमिस्ट्री या सस्टेनेबल केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या होता है? जो भी रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, उनको इस तरीके से चूज किया जाता है कि वो एंड प्रोडक्ट्स तो दें, लेकिन 100% एंड प्रोडक्ट्स दें। यानी कि साइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं, जो कि पॉल्यूशन कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, उनका प्रोडक्शन ना हो। दिस प्रिवेंट्स द लिमिट्स this prevents or limits the chemical pollutants from being introduced into the environment। तो इससे क्या होता है? environment जो है हमारा, वो pollution free रह सकता है। ग्रीन केमिकल्स का मतलब क्या होता है? तो ग्रीन केमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, फंक्शनली उनकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कैसे हैं? वो टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। जब से हम शुरू करेंगे अपने केमिकल्स यूज करना, जब तक कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिल जाते, थ्रू आउट द सिंथेसिस क्या होगा? हमारे जो केमिकल्स हैं ये बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेंगे। और ये अप्रोच जो है ये कोडिफाई की गई है ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स में। This approach has been codified in the 12 principles of green chemistry that provide a framework for innovation and design। यानी हम किस तरीके से ये ग्रीन केमिस्ट्री को अपनी अप्रोच में ला सकते हैं, वो डिस्कस किया गया है इन दी 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो लेट्स डिस्कस द प्रिंसिपल्स नाउ। सबसे पहला प्रिंसिपल है, ये 12 प्रिंसिपल हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है? कि हम इस तरीके से सिंथेसिस करें अपने केमिकल कंपाउंड्स का कि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बनने की गुंजाइश ना के बराबर हो। और इससे क्या होगा कि हमारा जो वेस्ट बनता है उसको क्लीन करना, उसको डिस्कार्ड करना, उसको किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट करना फ्रेंडली चीज़ों में, वो एफर्ट्स हमारे बच जाएंगे। नेक्स्ट है एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी क्या कहती है? द सिंथेटिक मेथड शुड बी डिजाइन टू मैक्सिमाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोसेस इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कहता है कि हम ऐसे सिंथेटिक मेथड्स का यूज करें जिसमें कि हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द सिंथेसिस, वो सारी की सारी चीजें अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट यूटिलाइज हो जाएं, वेस्ट ना हो। तो एटम इकोनॉमी का मतलब क्या है? कि हम उस चीज को बर्बाद ना करें। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। तो हैजार्डस केमिकल्स क्या होते हैं? जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स का हमें ड्यूरिंग द फॉर्मेशन अवॉइड करना है। सिंथेटिक मेथडोलॉजी शुड बी डिजाइन टू यूज एंड जनरेट सब्सटेंसेस दैट आर लेस और नॉट टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल कहता है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए जाने चाहिए कि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स दें और टॉक्सिसिटी को ना करें, टॉक्सिसिटी को ना फैलाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज।
सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज का मतलब क्या है? सॉल्वेंट्स और ऑक्सिलरीज जो हैं, ऑक्सिलरीज मतलब जो भी हम और प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं और रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, उन सॉल्वेंट्स को और उन ऑक्सिलरीज को अवॉइड करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो सके। और अगर हम उनको यूज कर भी रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो कैसे होने चाहिए। अगेन दे शुड बी नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। एनर्जी एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड जो है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सिंथेसिस में, उसको कोशिश करना चाहिए कि वो कम से कम एनर्जी कंजम्पशन हो और मैक्सिमम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो। Synthetic method should be conducted at a temperature and pressure that do not harm the surroundings। तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर का भी ध्यान रखना है कि वो इतने ज़्यादा ना हो कि वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स, फीडस्टॉक्स मतलब रॉ मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं सिंथेसिस के दौरान, तो वो कैसे होने चाहिए? वो रिन्यूएबल होने चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि उनका डिप्लीशन का खतरा है। The use of renewable feedstock and renewable raw materials must be preferred over the use of non-renewable ones। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का मतलब आप समझते होंगे। रिन्यूएबल मतलब जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, जो दोबारा से हमें मिल सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म हो गए तो हो गए, फिर वो या तो नहीं दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे तो बहुत बहुत टाइम के बाद मिलेंगे। रिड्यूस डेरिवेटिव्स, रिड्यूस डेरिवेटिव्स क्या कहता है? द अननेसेसरी यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे कि ब्लॉकिंग ग्रुप्स हैं या फिर कोई प्रोटेक्शन है, कोई डी प्रोटेक्शन है या टेम्परेरी मॉडिफिकेशन है किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस का, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको हमें जहाँ तक पॉसिबल हो सके अवॉइड करना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस यानी कैटलिस्ट्स का इनकॉर्पोरेशन हमें अवॉइड करना चाहिए। In order to reduce the energy requirements of the chemical reactions in the process, chemical catalysts का और chemical reagents का utilization हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके यूसेज से एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 10th प्रिंसिपल है डिजाइनिंग द केमिकल्स फॉर डिग्रेडेशन। केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे इस तरीके से डिजाइंड हों कि एंड में क्या हो? एंड में वो डिग्रेड हो जाएं, यानी कि वो अपने आप सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाएं या टूट जाएं। केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड दैट एट द एंड ऑफ देयर फंक्शन, जब उनका फंक्शन खत्म हो जाए, जब उनका यूटिलाइजेशन खत्म हो जाए, तो क्या हो जाए? वो एनवायरमेंट में परसिस्ट ना करें, वो क्या हो जाए? वो अपने आप से एनवायरमेंट से धीरे धीरे खत्म हो जाएं, डिग्रेड हो जाएं। रियल टाइम एनालिसिस फॉर प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। रियल टाइम एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज को बनाना है जो कि हमें रियल टाइम इन प्रोसेस मॉनिटरिंग दे और कंट्रोल दे। यानी कि जब चीज़ें चल रही हैं, जब सिंथेसिस चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम हुआ है इस रिएक्शन को, कितना टाइम और लगेगा, या फिर हम उसको मॉनिटर कर सकें, हम उसको कंट्रोल कर सकें, जबकि हमारे डेंजरस सब्सटेंसेस बनने से पहले हम ये काम कर सकें। और लास्ट प्रिंसिपल है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेफ केमिस्ट्री फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। तो केमिस्ट्री जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो, एक्सीडेंट्स जो हैं वो मिनिमाइज हो सकें। वाइल डिजाइनिंग द केमिकल प्रोसेसेस, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेसेस आर सेफ टू यूज। तो हमें ये पहले ही इंश्योर कर लेना है कि जो भी चीज़ें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सेफ एंड साउंड है, वो एक्सीडेंट प्रोन तो नहीं है। दिस कैन हेल्प टू प्रिवेंट सर्टेन वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स सच एज एक्सप्लोजन्स। तो इससे हम, जाहिर सी बात है, हम वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम रोकथाम कर सकते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं, और ये हमें हेल्प कर सकता है टू गिव अ सेफर एनवायरनमेंट फॉर द प्रोसेसेस टू टेक प्लेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडिपिक एसिड एंड पैरासीटामोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिपिक एसिड की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडिपिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है और इसका फॉर्मूला है C6H6O4। आईयूपैक नेम होता है इसका हेक्सीन डाइओइक एसिड। हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स की चेन है।
डाइओइक यानी दो इसमें COH फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारा एक COH ग्रुप है, ये हमारा फर्स्ट, आप देखिए ये पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 कार्बन एटम्स हैं हमारे, इसलिए हमने यहाँ पे हेक्स वर्ड यूज किया है, प्रीफिक्स जो है वो हेक्स यूज किया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंड पे, चेन की एंड पे हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, COH ग्रुप्स हैं, इसलिए हमने यूज किया है डाइओइक एसिड। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, C6 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 2, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द IUPAC नेम ऑफ एडिपिक एसिड। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 होल 4 COH होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो है, ये पॉइंट्स जो हैं, ये वाले, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे हर जगह पे क्या है, यहाँ पे हर जगह पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये कार्बन एटम है और ये इस तरीके से हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है, तो ये एक CH2 ग्रुप है। इसी तरह इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, सभी तीनों जगह पे CH2 ग्रुप्स हैं, CH2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH2 होल 4 COH होल ट्वाइस, ये 2 3 4। सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं हम, जैसा कि हमने डिस्कस अभी किया था कि कन्वेंशनल और ग्रीन मेथड, 2 तरीके के रास्ते हैं हमारे पास एडिपिक एसिड सिंथेसाइज करने के, दोनों ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कन्वेंशनल मेथड टू सिंथेसाइज एडिपिक एसिड। तो ये बेंजीन से सिंथेसाइज किया जाता है। सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले स्टेप में बेंजीन को हाइड्रोजिनेट किया गया है यूजिंग निकल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि बेंजीन के साथ में अगर रिएक्ट किया जाए, निकल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर बेंजीन के साथ हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन एटम्स जो कि साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हैं। हर पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे CH2 ग्रुप है, इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। एन लगा है, इसका मतलब अनसैचुरेशन है, यानी कि यहाँ पे सॉरी सैचुरेशन है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड्स नहीं है। नेक्स्ट स्टेप 2 में हमने क्या किया है, साइक्लोहेक्सेन इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग कोबाल्ट कैटलिस्ट टू अ मिक्सचर ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन एंड साइक्लोहेक्सेनोल। तो ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे बना है, इसको हमने क्या किया है, इसका ऑक्सीडेशन किया है। ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे, पहला है साइक्लोहेक्सेनोन और दूसरा है साइक्लोहेक्सेनोल। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है उसमें एक पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड O लगाया है, यानी कीटोनिक ग्रुप लगा दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। और यहाँ पे हमने OH ग्रुप लगाया है, साइक्लोहेक्सेन में एक OH ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे मिले। और लास्ट स्टेप में यानी थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया है एडिपिक एसिड में बाय यूजिंग एमोनियम वेनेडेट एंड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हमने यूज किया है एमोनियम वेनेडेट एंड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया है एडिपिक एसिड में। सो दीज 3 स्टेप्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू एडिपिक एसिड। ये था हमारा कन्वेंशनल मेथड। और अब हम डिस्कस करेंगे इसी का ग्रीन मेथड। ग्रीन मेथड में देखिए, सिर्फ हमने 2 स्टेप्स में ये कन्वर्जन दिखाई हुई है, जहां पे कि हमने शुरुआत की है ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को पता है, C6H12O6। यहाँ पे हम बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं ई कोलाई। ई कोलाई इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को म्यूकोनिक एसिड में, सिस म्यूकोनिक एसिड में। सिस म्यूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं,
बिल्कुल, जैसे आपने अभी देखा था एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया होगा तो इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, देखिए इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे इसको लिख के दिखा देती हूँ। ये हमारा COH ग्रुप है और ये यहाँ पे हमारा दूसरा COH ग्रुप है, ये हमारा एडिपिक एसिड है। लेकिन अगर हम इसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पे यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड्स लगा देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, सिस म्यूकोनिक एसिड। तो आपको इस तरीके से कंफर्टेबल है लिखने में, आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से कंफर्टेबल है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको फिर हम रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, जहां डबल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन आटम यहाँ एक हाइड्रोजन आटम यहाँ, जिससे कि हमारे डबल बॉन्ड्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा एडिपिक एसिड। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव फीडस्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड इज डी ग्लूकोज। यहाँ पे हमने जो रॉ मटेरियल यूज किया है वो क्या यूज किया है, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। इट इज कन्वर्टेड टू म्यूकोनिक एसिड यूजिंग ई कोलाई पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसको हमने हाइड्रोजिनेट किया है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन किया है, जिससे कि ये एडिपिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट वील स्टडी द सिंथेसिस ऑफ पैरासिटामोल। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैरासिटामोल का IUPAC नेम क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है पैरासिटामोल का, पैरा एसिटामोल, यानी कि एक बेंजीन रिंग हमें लेनी है जिसमें कि हमें OH ग्रुप लगा देना है, इसीलिए इसमें ये OL लिखा हुआ है। OL यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा वो OH हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग में हमने क्या अटैच किया है, OH, पैरा एसिटा। तो इसके पैरा पोजीशन पे, ये अगर हम फर्स्ट पोजीशन मानते हैं तो अल्फा, ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो मेटा, और ये हो जाएगी हमारी पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है पैरा एसिटामोल, एसिटा CH3CONH, ये हमारा पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है। देखिए IUPAC नेम क्या है, N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड, इथेन यानी कि 2 कार्बन एटम्स। तो अगर हम कहें कि 2 कार्बन एटम्स जो हैं हमारे, ये 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनामाइड। ये 2 कार्बन एटम्स जो हैं इनको कहा जाता है इथ, इसके लिए यूज किया जाता है इथ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम, इन दोनों के लिए हमने यूज किया है ये इथेन, अमाइड, इथेनामाइड। अमाइड ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड ONH, इस ग्रुप को कहा जाता है अमाइड ग्रुप, दिस इज नोन एज अमाइड ग्रुप। तो अगर हम कहते हैं इथेनामाइड तो हमारे 2 कार्बन एटम्स हैं जो कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा एमाइड लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा CH3C डबल बॉन्ड ONH, इथेनामाइड, और N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल। N यानी जो नाइट्रोजन है उसके साथ में हमारा अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल, फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है जिसमें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है 4th पोजीशन पे। तो इस N की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे OH ग्रुप है। तो दिस इज नेम्ड एज N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनामाइड। यूज देखिए, इसका यूज कहां पे किया जाता है, दिस इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक टू ट्रीट फीवर एंड टू रिड्यूस माइल्ड टू मॉडरेट पेन। तो पैरासिटामोल का यूज कहां पे होता है, फीवर को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, और पेन को रिड्यूस करने के लिए भी पैरासिटामोल का यूज किया जाता है। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का यूसेज कहाँ पे होता है, एडिपिक एसिड को यूज किया जाता है टू सिंथेसाइज नायलॉन 6,6, पॉलीमर होता है नायलॉन 6,6, उसको सिंथेसाइज करने के लिए एडिपिक एसिड यूज किया जाता है। इसी तरीके से ये और भी जो पॉलीमर्स हैं उनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे यूरिथेन करके एक पॉलीमर होता है, दिस इज रिटन एज URETHANE, यूरिथेन। इसको भी सिंथेसाइज करने के लिए एडिपिक एसिड का यूज किया जाता है, और ये फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है एडिपिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ फ्लेवर देने के लिए।
भी इसको फूड इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। सो बैक टू पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का यूज कहाँ किया जाता है? टू रिड्यूस फीवर एंड टू रिड्यूस पेन। जैसे बॉडी एक है या हेड एक है या टूथ एक है, किसी भी तरीके का पेन जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं पैरासिटामोल के कंजम्पशन से। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट नाम ना लेके उसके दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे फ्यूलरीन है, ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रिन के नाम से पूछा जाता है। बहुत बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर ठीक से नहीं दे पाते। तो आपको याद रखना है कि पैरासिटामोल को एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है और इसका आईयूपैक नेम भी आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कन्वेंशनल मेथड से इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या किया गया है? सबसे पहले स्टेप में हमने फिनॉल से शुरुआत की है। फिनॉल को हम इस तरीके से लिखते हैं, बेंजीन में एक OH ग्रुप लगा होता है, दैट इज नोन एज फिनॉल। तो फिनॉल में हमने ऐड किया है नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इन दोनों का इकट्ठा यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यानी NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? फिनॉल से शुरुआत की है, दिस इज फिनॉल। फिनॉल में हमने क्या ऐड किया है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिससे कि नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया है फिनॉल में एक पैरा पोजीशन पे। और एक और डेरिवेटिव हमें मिलता है, एक और प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलता है। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिले हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सेकेंड स्टेप में जो पैरानाइट्रोफिनॉल जो कि मेजर प्रोडक्ट है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अमीन ग्रुप। यहाँ पे हमने इसका रिडक्शन किया है। रिडक्शन हमने किससे किया है? NH2OH से। तो NO2 ग्रुप जो है इसका रिडक्शन किस में होता है? अमीनो ग्रुप में होता है, NH2 ग्रुप में। तो यहाँ पे NH2OH यूटिलाइज करके हमने पैरा नाइट्रोफिनॉल को रिड्यूस कर लिया है पैरा अमीनोफिनॉल में। NH2 ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं? अमीनो। तो दिस इज पैरा अमीनोफिनॉल। नेक्स्ट स्टेप देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ पैरा अमीनोफिनॉल विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है? पैरा अमीनोफिनॉल ये हमारा इससे पहले वाले स्टेप में बना था, इसके साथ हमने क्या किया है? एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन की है। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOCO CH3। ये जो ग्रुप है हमारा, इसको कहते हैं एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब इन दोनों का रिएक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CONA यानी सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? यहां हमारा ये वाला जो ग्रुप है, दिस कंबाइंस विद हाइड्रोजन एंड इज एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे हमारा माइनस CH3COOH, ठीक से लिख देते हैं इसे एक बार, माइनस CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो साइड प्रोडक्ट है, वो बनता है और बचा हुआ जो पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए H रिमूव हो गया है, उसकी जगह पे क्या आ गया? CH3CO एंड दिस इज नोन एज पैरासिटामोल। तो ये हमारा 3 स्टेप में सिंथेसिस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ पैरासिटामोल बाय ग्रीन रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले स्टेप में हमने फिनॉल को रिएक्ट कराया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HF टू अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन टू गिव 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो यहाँ पे देखिए, जो रिएक्शन हमारी वहां पे लास्ट रिएक्शन थी, वही रिएक्शन हमने यहाँ पे पहली रिएक्शन ली है। यानी कि हमारे सिर्फ यहाँ पे हमने फिनॉल लिया है। जो हमारा प्रीवियस स्लाइड थी, अगर आप देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में हमने पैरा अमीनोफिनॉल की रिएक्शन कराई थी एसिटिक एनहाइड्राइड से, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई है एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करने पे क्या होगा? ये जो हमारा ग्रुप है, ये यहाँ पे कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर जाएगा इसके साथ में इस तरीके से वापस CH3COH, जैसे पहले हमने देखा था बिल्कुल ठीक उसी तरीके से CH3COH का फॉर्मेशन है। और बचे हुए हिस्से में यानी इस कार्बन के पास में अब आ जाएगा COCH3। तो देखिए CH3CO, इस कार्बन आटम से ये कार्बन आटम जो है
ये कार्बन एटम लिंक कर जाएगा यहाँ इस कार्बन से, देखिए। और ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? हम एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, HF की प्रेजेंस में। सेकेंड स्टेप में देखिए, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन गिव्स ऑक्साइम्स। ये जो हमारा बना है, जिसको कि हम कह रहे हैं 4 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन है। 4 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन को अगर हम रिएक्शन कराते हैं NH2OH से, तो क्या बनेगा? कीटो ऑक्साइम बनेगा। कीटो ऑक्साइम का फॉर्मेशन कैसा हुआ है? यहाँ से ऑक्सीजन को आपको रिमूव कर देना है और आपको क्या लगा देना है यहाँ पे? NOH। इस ग्रुप को हम कहते हैं कीटो ऑक्साइम। नेक्स्ट देखिए, जो कीटो ऑक्साइम हमारा प्रीवियस स्टेप में बना है, अब हम इसको बेकमैन रीअरेंजमेंट के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे पैरासीटामोल से। बेकमैन रीअरेंजमेंट जो है, इसमें हम किसको यूज करते हैं? CF3COOH को यूज करेंगे, जिसका नाम है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। फ्लोरीन लगी है कार्बन के साथ में, तो ये हो जाएगा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। अगर ये CH3COOH होता तो ये एसिटिक एसिड होता, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन रिमूव करके फ्लोरीन आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये जो हमारा कीटो ऑक्साइम है, इसको एसिडिक मीडियम रखते हुए हम कन्वर्ट कर देते हैं पैरासीटामोल से, और इस रीअरेंजमेंट को कहा जाता है बेकमैन रीअरेंजमेंट, जहां पे कि हमारा कीटो ऑक्साइम ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कीटोनिक ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रीअरेंज हो गया है हमारा। CH3 जो है ये कार्बन के साथ था, अभी भी कार्बन के साथ में है, लेकिन ये हमारा नाइट्रोजन जो है ये यहाँ आ गया है, कार्बन की जगह हमारा नाइट्रोजन आ गया, यानी कि इस तरीके से पलट गया है, रीअरेंज हो गया है मॉलिक्यूल हमारा। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पैरासीटामोल। एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ऑन सोसाइटी। तो ग्रीन केमिस्ट्री का हम इम्पैक्ट पढ़ेंगे एनवायरमेंट पे भी और ह्यूमन हेल्थ पे भी। पहले देख लेते हैं एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो लेस सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है टॉक्सिक केमिकल्स एनवायरनमेंट में ज़्यादा रिलीज नहीं होंगे। अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं तो टॉक्सिक और हेजार्डस केमिकल्स जो बनते हैं उनका प्रोडक्शन लेस या ना के बराबर रह जाएगा, जिसकी वजह से सफरिंग प्लांट्स और एनिमल्स की काफ़ी कम हो जाएगी। लोअर पोटेंशियल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शंस होती थी जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और ग्लोबल वार्मिंग होती थी, वो भी नहीं होगी। लेस केमिकल डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में केमिकल्स जो हैं लेस रिलीज होंगे, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता था केमिकल्स की वजह से, वो अब नहीं होगा। लेस यूज ऑफ लैंडफिल, स्पेशली हेजार्डस वेस्ट लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होता है? जबकि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को डंप कर देते हैं ज़मीन के अंदर, उसको कहा जाता है लैंडफिल। तो क्योंकि हम इस तरीके की ग्रीन केमिस्ट्री ऑप्ट कर रहे हैं जहाँ पे कि साइड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो है वो ना के बराबर है, या जो सिंथेसिस भी किए जा रहे हैं, कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, वो भी यूसेज के बाद में कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाते हैं, तो लैंडफिल्स की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी, कम इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से हैजार्डस केमिकल्स जो हैं वो हम लैंड में दबाने में कमी कर देंगे। रिड्यूस्ड वेस्ट, एलिमिनेटिंग कॉस्टली एंड प्रोडक्ट ट्रीटमेंट्स, वेस्ट का रिडक्शन हो जाएगा, और जो एंड प्रोडक्ट्स बनते थे जो कि टॉक्सिक होते थे या हैजार्डस होते थे, जिनको हमें ट्रीट करना पड़ता था जिससे कि वो एनवायरनमेंट सेफली फ्रेंडली हो जाए, वो सब कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेफर प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इसी तरीके से एनर्जी और रिसोर्सेज का जो है वो काफ़ी रिडक्शन हो जाएगा। ह्यूमन हेल्थ पे देखिए क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा, हवा का पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन, सॉइल का पॉल्यूशन, सभी चीज़ें घट जाएंगी, तो हमें क्लीनर एयर और क्लीनर वाटर मिलेगा। सेफर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर ऑफ ऑल टाइप्स, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कंज्यूमर फ्रेंडली होंगे, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, वो हेल्थ फ्रेंडली होंगे। सभी तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यू सेफर प्रोडक्ट्स विल बिकम अवेलेबल फॉर परचेज। दवाइयाँ जो हैं वो भी लेस वेस्ट के साथ में, इसी तरीके से प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो
लेसर सेफ प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर जाएंगे। सेफर फूड मिलेगा हमें, क्योंकि जो भी टॉक्सिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं फूड में एज प्रिजर्वेटिव्स या कलर एनहांसमेंट के लिए, वो सब जो है वो ग्रीन केमिस्ट्री से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो कि फूड चेन में एंटर कर जाते थे। सेफर पेस्टिसाइड्स यूज किए जाएंगे और that are toxic only to specific pest and degrade rapidly after use, जो कि टॉक्सिक होंगे सिर्फ पेस्ट के लिए नहीं, सिर्फ पेस्ट के लिए, ह्यूमंस के लिए नहीं, और जो बहुत जल्दी अपने आप डिग्रेड हो जाएंगे यूसेज के बाद। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस green chemistry, and with this I hope our unit 1 is over. Next we'll be meeting again for unit 2. Thank you.